Hello friends, welcome back to my channel Market Simplified, where we try to keep things simple. So let's get started. So today what we are going to discuss is a quick analysis of Nifty and Bank Nifty, and then some topics related to this, the questions that we had taken earlier, and we need to discuss that today as well. So we'll see these two questions, the next two questions. So कौन से वो questions? Should I invest in the upcoming IPO is the first question, and second question is investment better than trading? तो ये दो questions आज ले लेते हैं, and then इस पे थोड़ा इन डेप्थ रिसर्च करके देख लेते, थोड़ा एनालिसिस करके देख लेते ये दो क्वेश्चंस पे. फाइन, ओके. सो सबसे पहले निफ्टी में एक एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या आज निफ्टी में एक अच्छा खासा ट्रेड बन रहा था. सो आप देख पा रहे हो मेरा निफ्टी का ऑलरेडी चार्ट ओपन है. ये वीकली का टाइम फ्रेम, एज आई ऑलवेज से कि प्राइस एक्शन इज द बेस्ट टेक्निक टू वर्क ऑन. सो आप देख पा रहे हो इधर मैं वीकली चार्ट पे हूँ ऑलरेडी. मैंने इधर क्या सिंपली ड्रॉ किया है, व्हाट वी हैव टू ड्रॉ इज सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड द ट्रेंड लाइंस. सो अगर मुझे इधर दिख रहा है तो मेरा ये फर्स्ट मुझे इजीली रेजिस्टेंस दिख पा रहा है इधर क्लियरली, तो मैंने इधर एक मार्क कर लिया. इमीडिएट सपोर्ट किधर दिख रहा है, तो ये मेरा हो गया इमीडिएट सपोर्ट. फाइन. अब आप देखो इधर एक बढ़िया सा ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है, जो मैंने आज मार्क किया है आपके सामने, अभी मार्क कर रहा हूं, जो मेरे ये सारे पॉइंट्स कवर करके जा रहा है. ओके, तो ये मैंने एक बढ़िया सा ट्रेंड लाइन मार्क किया है वीकली चार्ट पे. अब मैं एक लोअर टाइम फ्रेम आता हूँ, उधर देखते कुछ बन रहा है क्या. और तो इधर आप देख पा रहे हो, तो ये मेरा ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन है, उसमें मैं और एक आज के लिए एक और इन डेप्थ ट्रेंड लाइन मारता हूँ, इनर ट्रेंड लाइन जिसे हम बोलते हैं. तो मेरा ये एक इनर ट्रेंड लाइन हो गया, जो मेरे ये सारे पॉइंट्स कवर कर रहा है. फाइन, ये मेरा हो गया इनर ट्रेंड लाइन. अब मैं आ रहा हूँ सीधा आर्ली पे, तो आर्ली पे इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है, जो मेरे सेम था वही है. अब मैं आ रहा हूँ सीधा 3 मिनट्स पे. तो अगर मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, सो 3 मिनट्स या 5 मिनट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम टू ट्रेड. बट मैं जनरली 3 मिनट्स ही यूज करता हूँ, बिकॉज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्विक मूवमेंट्स होते हैं, तो वो क्विक मूवमेंट्स कैप्चर करने के लिए मैं मोस्टली यूज करता हूँ 3 मिनट्स. तो आप देख पा रहे हो सुबह ही क्या हो गया आज 5 मिनट्स पे. अभी ये जो ट्रेंड लाइन दैट वी हैव मार्क्ड, उसने आज एक ब्रेकआउट दे दिया सुबह ही 5 मिनट्स पे. फाइन. उसके बाद क्या हुआ कि ये एक ऊपर का ट्रेंड लाइन इसलिए मैंने मार्क किया था, बिकॉज ये जो बीच का है एक स्मॉल सा आपको करेक्शन मिला है, वो अवॉइड करने के लिए मैंने और एक ऊपर से रेजिस्टेंस मार्क किया था, रेजिस्टेंस ट्रेंड ने. ओके, तो मेरा कंफर्मेशन किधर था, तो जब भी ये ब्रेकआउट होगा तभी मेरा एंट्री का कंफर्मेशन था. उसके पहले आई वॉज नॉट दैट श्योर कि मैं अगर इधर भी एंट्री लूँ, क्या पता अगर ऐसे जाके फिर से ऐसा आता तो अगर मैं इधर भी एंट्री ले लेता समवेयर इन द ऑन द फर्स्ट कैंडल ओनली, अगर मैं एंट्री ले लेता इधर, तो मुझे इधर तक का तो रैली मिलता, बट उतना कुछ खास मिलता नहीं. बिकॉज अगर आप देखोगे इधर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है, अगर आप वो देखोगे तो आपको समझेगा. अगर मैं लॉन्ग जाता हूँ समवेयर इधर, अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये कैंडल का लो या इसके नीचे का लो, ट्रेंड लाइन का नीचे का लो. और अगर मेरा टारगेट है तो ये रहेगा मेरा फर्स्ट टारगेट. राइट. तो आप देख पा रहे हो इधर कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हो रहा है, 1:1.5 के आसपास, विच इज नॉट दैट गुड. ओके, जैसे मैंने मेरे पहले भी सेशंस में कहा, अगर आपको ट्रेड लेना है, अगर आपको मिनिमम 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है तो ही यू एंटर, अदरवाइज यू डोंट एंटर, अदरवाइज यू सीधा इग्नोर द ट्रेड. फेयर इनफ. तो इसलिए मैं इतना कन्विंस नहीं था ये रैली में, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट श्योर कि अगर ये ऐसा घूम जाता है, इधर से अगर मैं एंट्री लेता हूँ लेकिन इधर से ऐसा फिर से एक डाउन रैली आ जाता है, तो मेरा सीधा स्टॉप लॉस हिट हो जाता. इसलिए आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दिस कंफर्मेशन एज वेल, दिस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट. तो जैसे इसने ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, मैंने इधर एंट्री ले ली थी फॉर विच साइड, दैट इज कॉल साइड. तो इधर मैं एक बार लगा के देखता हूँ कितना मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा था. मेरा रिस्क कितना था, तो डेफिनेटली ये ट्रेंड लाइन के नीचे वाला एक छोटा सा रिस्क था मेरा. मेरा एंट्री इधर हुआ है इसके ऊपर एग्जैक्टली, और मेरा जैसे मैंने कहा मिनिमम 1:2 मिलना चाहिए, बट इसने मुझे आज 1:3 भी दे दिया है, इजीली दे दिया था. अगर तो मैं इधर ऑलमोस्ट क्लोज हुआ था यही यही कैंडल पे, अगर आप देखोगे इधर
तो यही इधर में क्लोज हो गया था। बट अगर मैं और रुकता तो मुझे इतना भी मिलता आगे जाके। ये जो आप देख पा रहे हो इसके आगे, इधर अगर मेरा एंट्री होता, ये स्टॉप लॉस रहता, तो मुझे इसने किधर तक दिया टारगेट, तो इधर तक दिया, ऑलमोस्ट 1:5 के आसपास दिया। बट जैसे मैंने कहा, अगर इंट्राडे कर रहे हो आप और उसमें ऑप्शंस कर रहे हो, तो आपको बहुत कॉशियस रहना है, बहुत सेफ तरीके से खेलना है। तो 1:2 1:3 अगर मिल रहा है तो इमीडिएट अपना पोजीशन एग्जिट कर लो। अगर आप थोड़े रिस्की ट्रेडर हो, रिस्क ले सकते हो, तो आप ट्रेल करना स्टॉप लॉस। तो ट्रेल करने का मैंने आपको ऑलरेडी टेक्निक बताया है पहले सेशंस में भी, कि ट्रेल कैसे करते हैं। तो स्विंग लो या स्विंग हाई पे ट्रेल करते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरा वीडियो या जो बिगिनर्स है, उनके लिए मैं फिर से बता रहा हूँ स्विंग लो या स्विंग हाई क्या रहता है, जैसे ट्रेल स्टॉप लॉस कैसे करते हैं। तो ये मेरा हो गया, एक रैली हो गया अप साइड का, इधर से एक रैली हो गया। उसके बाद ये जो डाउन साइड का रैली है, इसे हम बोलते हैं स्विंग लो। ओके, ये बाय साइड के लिए आप स्विंग लो की तरफ जाओगे। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो या पुट बाय कर रहे हो तो आप स्विंग हाई की तरफ जाओगे। ओके, तो स्विंग लो इसका मतलब, जैसे मैंने इधर एंट्री ले लिया, तो इसने इसके बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट किधर लिया है या छोटा सा करेक्शन किधर दिया है, तो यही पॉइंट पे दिया है, राइट। इधर उसने एक बार छोटा सा करेक्शन देके फिर ये बाउंस बैक हुआ है अपसाइड के जर्नी के लिए। तो इसलिए मैंने कहा कि ये मेरा स्टॉप लॉस पहला क्या था, इसके नीचे था, ये ट्रेंड लाइन के नीचे, ये मेरा स्टॉप लॉस था। उसके बाद मेरा ये स्टॉप लॉस शिफ्ट होके ये स्विंग लो के नीचे चला जाएगा। ये मेरा अभी न्यू स्टॉप लॉस हो गया इधर। फाइन, तो ये मेरा न्यू स्टॉप लॉस हो गया इधर, स्विंग लो के नीचे एग्जैक्टली। तो अगर मैं ऐसे करता तो मेरा ये भी प्रॉफिट मुझे मिल जाता अपसाइड का। तो जैसे हमने कैलकुलेट किया ऑलरेडी, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड से वी वुड हैव इजीली गॉट द प्रॉफिट टुडे। वैसे ही सेम बैंक निफ्टी में भी था आज अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा, सो विल चेक दैट आउट एज वेल। अगेन आई एम मूविंग ऑन टू द हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिख रहा है, सेम ये जो ट्रेंड लाइन है, इसका आज फिर से एक ब्रेकआउट था अच्छा खासा। देख पा रहे हो, सेम मेरा ट्रेंड लाइन है। अभी मैं डेली पे आ गया हूँ। तो इसमें तो वैसे कुछ था नहीं। अगर आपको टारगेट के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है तो आप कर सकते हो। तो तो ये मेरा था फर्स्ट टारगेट। अगर आप और लोअर टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको अच्छा खासा और इन डेप्थ, जिसे हम बोलते हैं, अंदर वाला टारगेट मिल जाएगा। तो ये देख पा रहे हो आप, ये मेरा था फर्स्ट टारगेट इधर। इसके अंदर आओगे आप तो आपको और अंदर से अंदर वाला डेटा मिल जाएगा, अंदर वाला टारगेट भी मिल जाएगा। तो क्या इसने पहली बात मुझे एंट्री दिया था, आप ये ट्रेंड लाइन देखो जो हमने हायर टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी मार्क करके रखा है। तो आज का फर्स्ट कैंडल ही मुझे बता रहा था कि आप कॉल साइड में चले जाओ, बुल का एंट्री ले लो, निफ्टी बैंक का फ्यूचर बाय कर लो। ये जो बड़ा वाला कैंडल दिख रहा है, फर्स्ट वाला एंट्री वाला, वही आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि ये आज निफ्टी बैंक ऊपर जाने वाला है। ओके, तो अगर मुझे एंट्री लेना है तो सेम, अगर मैं इधर ले रहा हूँ एंट्री, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको ये ब्रेकआउट जैसे ही हो रहा है, आप अगर क्विक हो तो आप इधर ले पाओगे, बट अगर आप थोड़ा लेट हो, थोड़ा आपको और टाइम लग रहा है, तो मैं इसलिए पकड़ रहा हूँ थोड़ा इधर एंट्री हो गया अपना, ये पॉइंट पे समवेयर। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एंट्री किधर लिया था, तो मैंने ये सेकंड कैंडल पे एक्चुअल में एंट्री ले लिया था। बिकॉज मैं एक वेट कर रहा था कि क्या इसको एक रिट्रेसमेंट आ रहा है क्या फिर से, तो मुझे और अच्छा एंट्री मिल जाएगा, इसलिए मैं रुक रहा था थोड़ा। बट वैसा हुआ नहीं आज, ये सीधा अपसाइड में ही चला गया, तो मैंने ये पॉइंट पे समवेयर एंट्री ले लिया। बिकॉज अगर मैं इधर एंट्री ले रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना ज्यादा हो रहा है, बिकॉज मेरा रिस्क इसके नीचे था। ओके, और मेरा टारगेट अगर देख रहे हो इधर तक भी, ये जो मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया है वो कितना है, इधर तक का है। तो मैंने उधर अगर टारगेट पकड़ भी लिया मेरा फर्स्ट, तो इतना कुछ रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया मिल रहा नहीं है, 1:1 नहीं मिल रहा है। तो इसलिए व्हाट आई डू, कि अगर मुझे और रिफाइन एंट्री चाहिए
तो मैं एक रिट्रेसमेंट के लिए इधर से रुक जाऊंगा। ये जो बड़ा वाला कैंडल आया है अपसाइड में, उसके बाद अगर एक छोटा सा करेक्शन आता है समवेयर हियर और इधर आ गया तो बढ़िया ही है, इसमें आपका बहुत कम हो जाएगा रिस्क टू रिवॉर्ड। बट समवेयर इधर भी आ गया मिडल में तो भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड इतना ही हो गया। बट अगर मैं इधर एंट्री ले रहा हूँ अभी, अब तो आप देख पा रहे हो मेरा इतना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड है। ऑलमोस्ट आप देख पा रहे हो इधर से 128 टू 130 पॉइंट्स का रिस्क टू रिवॉर्ड है मेरा अभी के लिए। ओके, तो आज थोड़ा बैंक निफ्टी में तो रिस्क था ही ज्यादा, बट जब भी आप कॉन्फिडेंट रहते हो, जब भी आपके पास क्लैरिटी रहती है, जब भी आपको पता है कि स्टॉक अगर ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि निफ्टी में जैसे हमने देखा कि निफ्टी में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट था, प्लस बैंक निफ्टी में अच्छा खासा ब्रेकआउट था, तो आई वॉज प्रिटी श्योर कि ये मोस्टली तो अप ही जाएगा, इसलिए मैं ये रिस्क टू रिवॉर्ड लेने के लिए रेडी हो गया। ओके, तो आज मैंने बैंक निफ्टी में एक ही लॉट लिया था बिकॉज ये रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा बड़ा था इसलिए। बट निफ्टी में मैंने अच्छे खासे लॉट्स लिए थे आज बिकॉज उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड अपना आराम से बैठ रहा था। तो कोई बात नहीं, अगर निफ्टी में आपको मिल रहा है अच्छा खासा चांस तो निफ्टी में ट्रेडिंग कीजिए, ऐसा कि जरूरी नहीं है कि मेरे को बैंक निफ्टी में ही ट्रेडिंग करना है। इसलिए मैंने कहा कि रिस्क रिवॉर्ड देखकर अपने फेवर में जा रहा है तो ही एंट्री लेना है। अगर आप नहीं भी ट्रेड कर, अगर आपको लग रहा है कि आज ये बड़ा मुझे टॉप लॉस अगर दिख रहा है, मेरा रिस्क ज्यादा दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, आप ट्रेड ना भी लो एक दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल फिर से अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, कल ले लेना ट्रेड। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं देखता हूँ ये किधर तक गया है, अभी अभी आप देख पा रहे हो इसने हाई इधर तक मारा है ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट मुझे 1:2 का तो दे ही रहा था, बट मैंने एग्जिट किधर किया, जैसे मैंने कहा ये मेरा इमीडिएट फर्स्ट टारगेट था, तो ऑलमोस्ट 1:1.3 के आसपास। ओके, तो मैंने आज छोटा टारगेट ले लिया 170 पॉइंट्स के आसपास का और मैं निकल गया सीधा। बिकॉज आज मैं रुक क्यों नहीं गया, जैसे मैंने कहा जो रिस्क है वो बड़ा था एज कंपेयर टू रिवॉर्ड, तो मैं इसमें इमीडिएट जैसे मुझे ये कैंडल आ गई थी मैं निकल गया था इमीडिएट। ये वाली जो कैंडल है इसने मेरा टारगेट हिट किया था तो मैं इधर ही एग्जिट हो गया था सीधा। सो आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट मेरा एंट्री 9:18 को हुआ और मेरा एग्जिट इमीडिएट 9:33 को हो गया था। सो विद इन हार्डली 10 मिनट्स मैंने एग्जिट मार लिया और ऑलमोस्ट 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक स्टॉक बताया था आपको प्रीवियस सेशन में मेरे, अगर आपने देखा रहेगा तो, ऑब्जर्व किया रहेगा तो, ये एक स्टॉक बताया था आपको फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल एज फॉर लॉन्ग टर्म। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक जो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, ये देखो अपना लेवल्स भी ऑलरेडी मार्क करके रखा है हमने। अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है प्रीवियस वाला तो देख लेना एक बार। ये जो HAL बताया था ये प्रॉपर एनालिसिस के साथ बताया था कि रेजिस्टेंस किधर है अपना, ये दो मेजर रेजिस्टेंस थे, ये एक और एक, दो इमीडिएट वाले, ये एक इमीडिएट सपोर्ट बन रहा था और ये जो एक ट्रेंड लाइन था उसका ब्रेकआउट अगर होता है, मैंने कहा था आपको कि अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ही एंट्री लेना। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो ये लेवल मेरा एंट्री पॉइंट लेगा समवेयर अराउंड 2315, ये जो लेवल है 2315 का एंट्री रहेगा ऑलमोस्ट, और मेरा इमीडिएट टारगेट क्या रहेगा, तो 2350 के आसपास मेरा इमीडिएट टारगेट रहेगा बिकॉज उधर एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो ये मेरा इमीडिएट टारगेट है। बट ये दिन हुआ क्या है आप देख पा रहे हो, तो इसने सीधा गैप अप ओपन किया है 2325 के आसपास, 2325 पे गैप अप ओपन करके इसने सीधा हाई मारा है 2425। सो ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है इंट्राडे में ही अगर आप ट्रेडिंग कर दो तो अभी जैसे कि मैंने कहा कि 2350 के ऊपर अगर जाता है तो आप स्विंग के लिए होल्ड भी कर सकते हो फॉर सम टाइम, क्योंकि अभी आप देख पा रहे हो आज का भी कैंडल देख पा रहे हो, तो इसका जो कैंडल है अपसाइड ही बना है इसके, तो इसने आज भी हाई कितने का मारा है, तो 2412 का हाई मारा है। तो मैं इसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले कमिंग सेशंस में, कमिंग डेज में, अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है कंटिन्यूअसली तो ये एक अपसाइड का रैली देगा एटलीस्ट टिल 2500, ये जो लेवल है इधर तक दे सकता है, ये जो है 2500 ये लेवल तक दे सकता है टारगेट। तो मैं इसको एक इधर मार्क करके रखता हूँ ऑलरेडी।
तो अभी भी अगर आपको लग रहा है कि बाय करना चाहिए मुझे, तो भी आप कर सकते हो 2385 के लेवल्स पे, बिकॉज ये अभी भी इसके ऊपर चल रहा है, 2350 के ऊपर अभी भी चल रहा है। अगर आपको ये लेना है अभी भी तो ले सकते हो। इसमें आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे अभी भी लेकर, तो आपको समझेगा आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसके नीचे इमीडिएट वाला, ये ट्रेंड लाइन के नीचे। और अगर आपको टारगेट देखना है तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर आपको स्टॉप लॉस रिड्यूस करना है तो इसके नीचे भी आप रख सकते हो, ये रेजिस्टेंस जो लाइन हमने मार्क किया है इसके नीचे भी, ताकि आपका स्टॉप लॉस कम हुए और आपको रिवॉर्ड बढ़े आपका। तो रिवॉर्ड आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने स्टॉप लॉस कम किया तो 1:2 का आराम से बन रहा है। और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर को तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अपना टेक्निक है लॉन्ग टर्म के लिए, स्टॉक सिलेक्ट कैसे करते हैं, ये ट्रेंड कौन सा है इसका, तो आप देख पा रहे हो एक प्योर अप ट्रेंड में जा रहा है ये, इधर से कंटिन्यूस हाई पे हाई मारते जा रहा है। तो ये स्टॉक अच्छा है कंसीडर करने के लिए, तो आप इधर आराम से बाय कर सकते हो, ये लेवल पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेयर इनफ। आगे देखते हैं। अभी एक स्टॉक में आपको ऐसा बताने जा रहा हूँ प्योरली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अगर आप वो स्टॉक अभी भी बाय करना चाहते हो कर सकते हो, बहुत अच्छा उसने ब्रेकआउट दिया है और मेरे ऑलरेडी पोर्टफोलियो में एडेड है वो स्टॉक। तो अगर आप भी बाय करना चाहते हो उसको, तो मैं आपको स्टॉक का नाम बताता हूँ अभी, और मेरा एनालिसिस क्या है उसके ऊपर वो भी देखते हैं। स्टॉक का नाम है डेटामेटिक्स, डेटामेटिक्स ग्लोबल। ये देखो मैंने आपके लिए रेडीमेड करके रखा है एनालिसिस। अगर आप देख पा रहे हो इसमें हुआ क्या है, सिंपली मंथली टाइम फ्रेम पे मैं हूँ अभी, इसने जो इधर से रैली उसका दिया था वो इधर तक दिया था, ऑलमोस्ट फ्रॉम दिस लेवल दैट इज 38 रुपीज टिल 316 रुपीज। तो आप समझ पा रहे हो कितना रिटर्न मिला रहेगा लोगों को अगर किसी ने भी इधर बाय किया था। तो अभी हो क्या रहा है इधर, इधर क्या हो रहा है, सिंपली एक एक्यूमुलेशन हो रहा है। इधर हो क्या रहा है, सिंपली एक एक्यूमुलेशन हो रहा है सीधा सीधा, मतलब ये एक रेक्टेंगल पैटर्न में ही फंसा हुआ है, एक साइडवेज जोन में चल रहा है अभी। इसमें आप देखोगे इधर एक साइडवेज जोन में चल रहा है, बट मैंने ये जो ट्रेंड लाइन मार्क किया है, आप अगर देख पा रहे हो इसको अच्छे से, ये ट्रेंड लाइन मार्क किया है ये पॉइंट से, तो ये जो कैंडल है इसका ये ब्रेकआउट का कैंडल दिख रहा है मुझे, ये मंथ का कैंडल। अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम पे आके देखोगे डेली पे, तो आपको अच्छे से समझेगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ये आज के दिन में ही उसने ब्रेकआउट दे दिया है और उसके ऊपर अभी भी सस्टेन कर रहा है अच्छे से। तो ये जो लेवल है 340 के आसपास या 335 के आसपास, ये बेस्ट बाइंग रहेगा मेरे हिसाब से। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए मैंने ऑलरेडी टारगेट्स मार्क करके रखे जो अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो फर्स्ट टारगेट अपना रहेगा 353, और सेकंड टारगेट अगर ये ब्रेक कर देता है तो 380 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है नेक्स्ट वाला, जो कि ये लेवल है प्रीवियस वाला। तो वो 380 भी जा सकता है आराम से। तो आप अभी भी एंट्री लेते हो ये लेवल पे फॉर स्विंग ट्रेडर्स, तो आप देख सकते हो इधर तक ये 380, मतलब विथ अ स्मॉल स्टॉप लॉस इसके नीचे का ट्रेंड लाइन के, ये मेरा इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा। ओनली 12 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, और टारगेट कितना दे रहा है, 43 पॉइंट्स का दे रहा है। तो 3.8 रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है मेरा। तो इज इट अ गुड ट्रेड? डेफिनेटली इट इज अ गुड ट्रेड। और अगर जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स है उनके लिए मैं ये बढ़िया क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज पहली बात तो ये आईटी सेक्टर का स्टॉक है। दूसरी चीज, अगर मैं इसका प्रीवियस रैली देखूं, ये वाला जो रैली है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ऑलरेडी, ये जो रैली है, ये क्या हुआ है, कब रैली आया है, एक प्रॉपर, इधर से आप देखोगे एक प्रॉपर एक्यूमुलेशन फेज के बाद एक बड़ा वाला रैली आया है इसमें। ओके, तो एक्यूमुलेशन मतलब क्या, सिंपली कि एक स्टॉक साइडवेज जोन में कंसिस्टेंटली घूमना, एक्यूमुलेट करना। इधर क्या हुआ है, बेसिकली एक्यूमुलेशन का मतलब है कि जो बड़े प्लेयर्स है या जो रिटेल ट्रेडर्स है उन्होंने इधर पूरा टाइम पास किया है और बाय करते गए स्टॉक को, इसलिए आप देख पा रहे हो, आप अच्छे से देख पा रहे हो इधर, तो ये जो बीच में आपको वॉल्यूम्स दिख रहे हैं इधर, बड़े वाले वॉल्यूम्स, ये देखो
ये बड़े बड़े वॉल्यूम, ये कौन कर रहा है? सिंपली ये रिटेल ट्रेडर्स का काम नहीं है, ये बिग प्लेयर्स का काम है, जिसे हम एफ आई डी आई भी बोलते हैं। ये बिग प्लेयर्स वॉल्यूम के साथ इसको उठा रहे हैं। ये 2 मंथ्स में उन्होंने क्या किया? एक्यूमुलेट किया स्टॉक को, बट उसके लेवल्स बढ़े क्या? इतने कुछ नहीं बढ़ा, बराबर। इधर से इधर तक ही गया, ये 2 कैंडल आप देख पा रहे हो, तो इतना कुछ बड़ा नहीं है, बट ये पूरा एक्यूमुलेशन है। ये होने के बाद स्टॉक में एक फिर से छोटा सा करेक्शन आ गया था। ओके, तो बेसिकली किया क्या रहेगा? इधर इधर बड़ा बाय किया रहेगा, और फिर जो बड़े प्लेयर्स है इन्होंने इधर भी पूरा एक्यूमुलेट किया रहेगा पूरा। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि न्यूट्रल कैंडल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज ऑलवेज। आप देख पा रहे हो इधर, मैं जूम इन करता हूं आपके लिए, तो आप देख पा रहे हो इधर। उसके बाद एक चार, 3-4 न्यूट्रल कैंडल्स, छोटे छोटे कैंडल्स, और उसके बाद ये बड़ा वाला रैली पूरा। तो इसलिए मैं कहता हूं जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स है उनके पास पेशेंस होना बहुत जरूरी है, तो ये पूरे रैली का एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो अगर वो, जिनके पास पेशेंस नहीं है, जो रुकना नहीं चाहते मार्केट में, जिनको जल्दबाजी है, वो क्या करेंगे? सिंपली इधर उन्होंने बाय किया, अगर सपोज ये लेवल पे, ये वॉल्यूम सिर्फ देखकर, ये वॉल्यूम देखकर जिन्होंने भी इधर बाय किया रहेगा ये लेवल पे, समवेयर अराउंड 109 110 पे बाय किया रहेगा, उनके उसके बाद क्या हुआ? पूरा डाउन साइड टिल व्हाट लेवल? टिल 40 लेवल्स। सो जिसके पास पेशेंस नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है उसका, जिसको पता नहीं है मार्केट को एनालाइज कैसे करना है, वो क्या करेगा? 110 पे बाय करके देखेगा, रुकेगा रुकेगा, और इतना मंथ्स जाने के बाद आप देख पा रहे हो 2017 से 2020 तक उसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं है। ऑलमोस्ट वो डाउन रैली दिया है उसने, पूरा डाउन साइड ही करेक्शन देते गया है। सो इतना बड़ा करेक्शन जब भी होता है, और फिर ऐसा एक्यूमुलेशन होता है फेज, उसके बाद एक बड़ा रैली आने का चांसेस रहता है। इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए बेस्ट स्टॉक है, बिकॉज अभी फिर से वही हो रही है चीज कि एक बड़े रैली के बाद फिर से ये पूरा एक्यूमुलेशन चालू है, सिंस कंटिन्यूसली सिंस दिस मंथ, अगस्त 21 से अभी ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर आ गया, तो ऑलमोस्ट 1 ईयर के अबव हो गया। तो ये फिर से एक्यूमुलेशन फेज 1 साल ऑलमोस्ट हो गया है। तो नाउ वी कैन समवेयर एक्सपेक्ट कि ये ऊपर जा सकता है। तो अभी कितना जा सकता है ऊपर? सो यू कैन इजीली एक्सपेक्ट, अगर ये इतना दौड़ रहा है, तो अगर मैं इधर से फिर से इतना ही लाइन रखूं, तो ये कमिंग ईयर्स में एटलीस्ट इतना नहीं तो इसका आधा तो दे ही सकता है मुझे। से फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 335 लेवल्स पे एंट्री लेता हूँ, तो उसका, इसका आधा, ये लाइन का आधा, इसका मतलब इधर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, समवेयर अराउंड 500 लेवल्स या 480 या समवेयर इधर। इसका आधा मैंने पकड़ लिया सीधा, ये लाइन का आधा। ओके, तो अगर मैं इधर से एंट्री ले रहा हूँ from 330 levels, so you can expect somewhere around 500 levels in the coming days or coming months. अभी इमीडिएटली आएगा क्या? तो डेफिनेटली नहीं आएगा, इसलिए मैंने कहा लॉन्ग टर्म प्लेयर्स को, जिसके पास पेशेंस है वही इसमें एंट्री ले, जिसके पास पेशेंस नहीं है जस्ट इग्नोर दिस स्टॉक। बिकॉज अगर आप अभी लोगे जल्दबाजी में, और जिसके पास पेशेंस नहीं है, तो अगर और साइडवेज मूवमेंट रहा कुछ टाइम के लिए, तो आप इरिटेट हो जाओगे, और आप लॉस में निकालना पड़ेगा आपको फाइनली स्टॉक। बट लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए बढ़िया स्टॉक है। सो नेक्स्ट अभी देखते हैं कि ये जो 2 क्वेश्चंस आज लेने हैं अपने, वो हम आगे बढ़ते हैं इसमें देखने के लिए। सो नाउ वील टेक दिस 2 क्वेश्चंस। शुड आई इन्वेस्ट इन द अपकमिंग आईपीओ इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब आईपीओ तो आपको पता रहेगा, आते ही रहते हैं, बट उसमें से आपको ये पता होना चाहिए कि विच स्टॉक और विच आईपीओ शुड आई अप्लाई फॉर और विच आईपीओ शुड आई अवॉइड। तो इसका थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए आई विल टेक यू टू द साइट। आप देख पा रहे हो, इसका नाम चित्तौड़गढ़ का साइट है। ये मेरे हिसाब से बेस्ट साइट है फॉर आईपीओ एनालिसिस। इसके अलावा आपके पास एनएससी का भी वेबसाइट है, उधर से भी आप जाके देख सकते हो, या फिर सेबी का भी है, उस पर भी आके देख सकते हो एनालिसिस करने के लिए। बट आई जनरली प्रेफर चित्तौड़गढ़ का, बिकॉज इस पर आपको इजीली सिंपल वे में इन डेप्थ एनालिसिस समझता है, दिया जाता है। तो एक दो एनालिसिस करके देखते हैं आईपीओ के। तो अभी आप देख पा रहे हो करंट का जो आईपीओ चालू है ऑलरेडी, ड्रीम फोक सर्विसेज, इसका थोड़ा एनालिसिस करके देखते हैं। तो अगर आपको एक आईपीओ का एनालिसिस करना है, तो आपको क्या करना है? सिंपली ये वेबसाइट पे जाके ये कंपनी का नाम आपको इधर डालना है, या फिर इधर आप सर्च का देख पा रहे हो बटन, उधर आप डाल सकते हो, या फिर आपको क्या करना है? सिंपली जो मैंने अभी जैसे किया, इधर नाम ऑलरेडी रहेंगे नीचे, उधर आप सीधा क्लिक करोगे,
तो आपको वो उसका डिटेल्स मिल जाएगा। तो अभी ड्रीम फोक्स आईपीओ का अगर आपको डिटेल्स समझना है कि ये बिजनेस एग्जैक्टली करती क्या है कंपनी, तो आपको इधर सारी चीजें मिलेगी आईपीओ डिटेल्स में। ड्रीम फोक्स क्या करती है कंपनी, उसका एनालिसिस आपको करना है तो आप इधर से कर सकते हो। इसके बाद आपको सोचना क्या है, ये सारा जो इंफॉर्मेशन है रीड करने के बाद आपको सोचना यही है कि ये कंपनी अगर कुछ सेक्टर में जा रही है, फॉर एग्जांपल अभी ये कंपनी क्या बता रही है कि ड्रीम फोक्स इज अ डोमिनेंट प्लेयर एंड इंडियाज लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म। ओके ओके, तो ये बेसिकली एविएशन सेक्टर में जाने की कोशिश कर रही है। ओके, तो इसलिए इन्होंने आईपीओ लॉन्च किया है। तो आप ये सोचिए ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ के कि एविएशन सेक्टर को कितना डिमांड आने वाला है आगे जाके या नहीं आने वाला। सबसे बेसिक सवाल आपको ये पूछना है खुद से। सेकेंड चीज आपको क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है और उसका कंपनी का फाइनेंशियल भी रीड करना है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल रीड क्या करना है उसमें, कि सिंपली आपको ये देखना है कि लास्ट 3 इयर्स का क्या एनालिसिस है, इनका क्या डेटा है। तो आप देख पा रहे हो कि 31 मार्च 20 का इनका टोटल एसेट्स कितना था। सो इट वाज 137 करोड़ के आसपास। इसके बाद 31 मार्च 21 का 122 करोड़ और अभी ये करंट फाइनेंशियल ईयर का 168 करोड़। सो आप देख पा रहे हो कि ईयर ऑन ईयर इनका बढ़ते जा रहे हैं एसेट्स, सो विच इज अ गुड पॉइंट फॉर द कंपनी। फिर आप रेवेन्यू भी देख पा रहे हो, तो रेवेन्यू थोड़ा घटा हुआ है एज कम्पेयर टू 2020, बट अगर आप एज कम्पेयर टू 21 करोगे तो अच्छा खासा बढ़ा है फिर से। ओके, तो रेवेन्यू भी ठीक ठाक ही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे तो वो भी थोड़ा कम हुआ है एज कम्पेयर टू 2020, बट 21 में माइनस में था, तो उसके बाद ये फिर से इसने रिकवर किया है तो 16 करोड़। और नेटवर्थ अगर आप देखोगे तो नेटवर्थ बढ़ा है कंटिन्यूस, तो अभी के ईयर में इट इज 82 करोड़। सो ये आप अगर इंफॉर्मेशन आपको अट्रैक्टिव है, अगर पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये कंपनी अच्छा काम कर रही है इसका मतलब। तो ये डेटा से व्हाट आई कैन इंटरप्रेट इज कि ये कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है और वी कैन एक्सपेक्ट कि ये आगे जाके भी अच्छे खासे रिजल्ट ऐसे ही देते रहेगी। ओके, इसके बाद अगर आपको आईपीओ का डिटेल्स देखना है तो ये सारा डिटेल्स आपको दिखेगा कि ये लॉन्च डेट क्या है, इसका प्राइस बैंड क्या है, फिर लॉट साइज कितना है। तो आप देख पा रहे हो 46 शेयर का लॉट साइज है। अगर आपको एक शेयर के लिए अप्लाई करना है, एक लॉट के लिए अप्लाई करना है, तो 46 शेयर यू नीड टू बाय। इसके बाद इसका टाइमलाइन अगर आपको देखना है तो ये सारा डिटेल्स इधर मिल जाएगा। जो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल वे में। इसका ओपनिंग डेट है 24 अगस्त, क्लोजिंग डेट है 26 अगस्त, और जिसने भी अप्लाई किया है उसका लिस्टिंग डेट आपको समझेगा कि 6 सितंबर को ये इसका प्राइस कितना होगा। अगर आपको अलॉट हुआ है ये शेयर्स की नहीं हुआ है, वो आपको 1 या 2 सितंबर को ही समझा रहेगा ऑलरेडी। तो वो आपके डीमेट अकाउंट से अगर पैसा डेबिट हो रहा है तो आपको समझेगा कि आपको अलॉट हुआ है, अगर नहीं हुआ है, आपको क्रेडिट हुआ है आपका पैसा, तो आप समझ लेना कि आपको नहीं लगा है। ओके, उसके बाद सबसे मेन चीज क्या आती है, तो ये नीचे वाला डेटा भी आईपीओ के लिए सब्सक्राइब किन्होंने किया है वो अगर आपको देखना है तो आप ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस में आकर देख सकते हो। आप इधर ऊपर जाके भी देख सकते हो, सब्सक्रिप्शन में अगर आप क्लिक करोगे सीधा तो भी आपको मिल जाएगा वही चीजें। ये देखो ये आईपीओ को कितना सब्सक्रिप्शन मिला है। सो आपने देखा रहेगा इधर कि आईपीओ कितना दिन के लिए खुला था। सो 24 अगस्त से 26 मतलब 3 दिन के लिए था, 24, 25 एंड 26 राइट। उसका प्राइस क्या था, सो 326 था। लॉट साइज जैसे मैंने कहा 46 पे, 46 का लॉट साइज था। और ये लिस्टिंग किधर होने वाला है, तो बीएससी और एनएससी दोनों पे होगा। अभी आप इधर देख पा रहे हो कि ड्रीम फोक सर्विसेज आईपीओ सब्सक्राइब 56 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि 56 टाइम्स मतलब 56 टाइम्स ज्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ है। सो दिस अगेन इंडिकेट्स कि ये अच्छा खासा पॉइंट है, मतलब पीपल आर इंटरेस्टेड इन सब्सक्राइबिंग और अप्लाइंग फॉर दिस आईपीओ। Not only retail category, but the big players are also interested, showing interest in this IPO. तो किसने कितना अप्लाई किया अगर आपको वो देखना है तो आप नीचे इधर देख पा रहे हो सीधा कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने कितना अप्लाई किया है, 70 टाइम्स किया है। फिर एनआईआई जिसे हम बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, वो कितना है, 37 टाइम्स है। और रिटेल इन्वेस्टर्स आर 43 टाइम्स। एम्प्लॉइज आर नल, बट टोटल आप देखोगे इसलिए 56.68 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है। सो दिस डेटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सी वेदर बिग प्लेयर जिसे हम बोलते हैं, तो बिग प्लेयर्स कौन से इसमें, ये पहले वाले हुए और ये दूसरे वाले क्यूआईबीज एंड एनआईआईज, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स।
अगर ये दो सब्सक्राइब कर रहे इतने टाइम से, इसका मतलब ये आईपीओ में कुछ ना कुछ खास है, कुछ ना कुछ दम है। दैट इज वाई पीपल आर अप्लाइंग फॉर दिस आईपीओ। सिंपली आपको ये देखना है कि इन्होंने कितना किया, ना कि आपको रिटेल इन्वेस्टर्स का डेटा देखना है कि रिटेल आउट इन्वेस्टर कितने कर रहे हैं। बिकॉज आप जब भी एक ट्रेड ले रहे हो या किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बिग प्लेयर्स, ना कि फ्रॉम द रिटेल इन्वेस्टर्स माइंडसेट। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स के माइंडसेट से सोचोगे तो डेफिनेटली आपको लॉस होने का ज्यादा चांसेस रहेगा, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा उल्टा ही सोचती है एज कंपेयर टू द बिग प्लेयर्स। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा फंसते क्यों है? द रीजन इज सिंपल, बिकॉज वो उल्टा करते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए। सो आप इधर देख पा रहे हो कि 3 दिन में कौन से दिन कितना एप्लीकेशन हुआ था सब्सक्राइब। तो आप देख पा रहे हो पहले 2 दिन इतना कुछ इंटरेस्ट दिखाया नहीं था क्यूआईबीज ने भी और एनआईएस ने भी, बट रिटेल इन्वेस्टर्स एज यूजुअल 7.93% फर्स्ट डे पे और 19 टाइम सेकेंड डे पे था। बट डे 3 पे क्यूआईबीज और एनआईएस ने जैसे इंटरेस्ट शो किया, तभी आपको डे 3 पे अप्लाई करना है। पहले 2 दिन में ये दोनों इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, ये दो कैटेगरीज, तो मैं भी अप्लाई नहीं करूंगा, बट डे 3 पे अगर दिखा रहे तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट। ओके, सो ये एक आपका क्राइटेरिया हो गया चेक करने के लिए। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस क्या कर रही है कंपनी, ये आपको आईपीओ डिटेल्स में जाके पढ़ना है। इससे आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि कंपनी कौन से सेक्टर में जाने की कोशिश कर रही है, उस पर कितना डिमांड है, ये आपको थिंक करना है। सेकेंड चीज, आपको कंपनी के फाइनेंशियल चेक करने, क्या ये प्रॉफिटेबल है कंटिन्यूस ईयर ऑन ईयर, अगर है तो डेफिनेटली यू कैन थिंक इट एज अ गुड कंपनी। ये सेकंड क्राइटेरिया हो गया आपका। थर्ड क्राइटेरिया, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक करना है कि क्यूआईबीज और एनआईएस कितना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं फॉर दिस आईपीओ। इफ दे आर अप्लाइंग देन यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अप्लाइंग द स्टॉक इन दिस आईपीओ। ये थर्ड क्राइटेरिया हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा जीएमपी, ये जो इस पे है इस पर जाना है, दैट इज ग्रे मार्केट प्रीमियम जिसे हम बोलते हैं। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, ये एक दूसरा टैब ओपन हो जाएगा जीएमपी का, ग्रे मार्केट प्रीमियम का। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका मतलब क्या कि अभी मार्केट में ये आईपीओ का भाव क्या चालू है। अभी तो ये लिस्ट नहीं हुआ है अभी तक, इसका मतलब ये अनलिस्टेड है अभी तक। तो अनलिस्टेड मार्केट में इसका भाव क्या चालू है, दैट इज द ग्रे मार्केट प्रीमियम। इसका लोग प्रीमियम कितना दे रहे हैं मार्केट में बिफोर लिस्टिंग। ओके, तो इससे आपको एक अंदाज आ जाता है। आप इधर भी देख पा रहे हो कि जीएमपी एडिंग टू इश्यू प्राइस गिव्स द एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, मतलब एस्टिमेट बताता है कि मेरा जो, अगर मैं आईपीओ अप्लाई कर रहा हूँ तो ये कितने पे लिस्ट होने का चांसेस है, कितने प्राइस पे लिस्ट होने का चांसेस है। तो इससे आपको एक अंदाजा आ जाता है कि अगर मैं अभी आईपीओ अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे कितना टाइम्स या कितना परसेंट रिटर्न मिल सकता है ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ। ओके, तो इधर आप नीचे आप देखोगे तो जीएमपी कॉलम में आपको क्या देखना है, पहली बार ड्रीम फोक का देखना है। ये देखो टॉप पे आपको दिख रहा है कंपनी ड्रीम फोक सर्विसेज। इसका अभी जीएमपी कितना चालू है, दैट इज 145। तो ये डेली का चेंज होते रहता है, तो इसलिए आपको डेली ट्रैक करना है। कुछ दिन पहले इसका था 100 रुपया था, फिर 110 हो गया, अभी आप देख पा रहे हो 145 पे चल रहा है। दैट मीन्स कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कंटिन्यूसली बढ़ रहा है दिन भर दिन। सो इट शोज कि आपका आईपीओ प्रीमियम में लिस्ट होने का ज्यादा चांस है। ओके, तो आप इधर देख पा रहे हो कि आईपीओ का प्राइस कितना था जो आपने अप्लाई किया है, दैट इज 326। तो ये हिसाब से आपका एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस कितना हो सकता है, तो 471 पे लिस्ट होने का चांसेस है, विच मीन्स दैट इज 44%, विच मीन्स कि आपको फर्स्ट डे या सेकेंड डे पे ही 44% रिटर्न्स मिलने का कैपेसिटी है ये स्टॉक का। बट ऐसे ही होगा क्या, इसका कोई श्योरिटी नहीं है, ये तो आपको पहले दिन के लिस्टिंग डे पे ही समझेगा। बट ये ओवरऑल आपको अंदाजा देता है कि आईपीओ अच्छा चलने वाला है आगे जाके या अच्छा नहीं चलने वाला है। तो ये आपका हिंट देता है, ये सारी चीजें जो मैंने आपको पॉइंट बताया अभी तक, ये सारे आपको हिंट देते हैं कि ये आईपीओ में मुझे अप्लाई करना चाहिए या मुझे अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो इसको बोलते हैं इन डेप्थ एनालिसिस करना आईपीओ का बिफोर गेटिंग लिस्टेड। ओके, तो इतने ही पॉइंट्स है इसके लिए देखने के लिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। और फिर अलॉटमेंट अगर आपको लगा है कि नहीं ये आपको चेक करना है, तो आप ये अलॉटमेंट में जाकर चेक कर सकते हो। इधर इधर आप क्लिक करोगे तो ड्रीम फोक्स आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस, इधर आपको इस ये लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपका पैन नंबर डालना है, तो आपका डिटेल्स आ जाएगा उधर कि आपको अलॉट हुआ है
आईपीओ कि नहीं हुआ है। फिर कितना अलॉटमेंट हुआ है, 1 लॉट हुआ है, 2 लॉट अगर आपने किया है तो दोनों लॉट हुए हैं कि नहीं हुए है, वो भी आपको इसी पे जाके पता चलेगा। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। फर्स्ट क्वेश्चन का एंड है कि आईपीओ को शुड आई इन्वेस्ट इन द अपकमिंग आईपीओ और नॉट। ये जो वेबसाइट जो मैंने आपको बताया, इधर से आपको सारा डिटेल्स पहले से ही समझेगा कि मुझे अपकमिंग आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, विद दीज पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। अभी नेक्स्ट है कि इज इन्वेस्टमेंट बेटर देन ट्रेडिंग। अब ये बहुत लोगों का यही सवाल रहता है कंटिन्यूअसली, भले वो बिगनर हो या प्रोफेशनल ट्रेडर हो, जिस जो एक्सपर्ट है वो, उनका भी बहुत सारे डाउट्स रहते हैं उनके कि सर इन्वेस्टमेंट करूं मैं या ट्रेडिंग करूं। अगर मेरे पास 2 लाख पड़ा हुआ है तो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए जाऊं या ट्रेडिंग ही करूं उसमें। तो उसके लिए आपको ये सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको सिंपल कुछ क्वेश्चंस आपको पूछूंगा, वो आपको खुद से पूछने हैं कि क्या ये मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं क्या। ओके, तो वो क्या क्वेश्चंस है मैं आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहला सवाल आपको क्या पूछना है कि मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए जाना या ट्रेडिंग के लिए जाना। अगर आपको कंफ्यूजन है तो सबसे पहला सवाल आपको क्या पूछना है कि विल आई बी एबल टू लुक इनटू द मार्केट कंटिन्यूअसली। मैं मार्केट को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर सकता हूँ क्या, देख सकता हूँ क्या। अगर मेरा शेड्यूल बिजी है तो डेफिनेटली मैं ये चीज नहीं कर सकता, राइट। अगर मैं जॉब भी कर रहा हूँ उसके साथ अगर ट्रेडिंग कर रहा हूँ या इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मैं मार्केट को तो ऑब्जर्व नहीं कर सकता कंटिन्यूअसली। इसका मतलब क्या है कि आप इजीली ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे इसमें, बिकॉज अगर आप ट्रेडर हो तो आपको अच्छा खासा टाइम निकाल के मार्केट को देना पड़ेगा। वो टाइम में आपको प्रॉपरली एनालिसिस करके आपका जो भी पोजीशन है एंट्री एग्जिट करना है, तो वो आपको उसके लिए थोड़ा टाइम एटलीस्ट निकालना ही पड़ेगा इन द लाइव मार्केट। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है उतना तो डेफिनेटली आई कैन से कि आप ट्रेडिंग के लिए नहीं, आप इन्वेस्टमेंट के लिए बने हो। ओके, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, आपके पास ज्यादा टाइम उतना है नहीं, सो यू शुड गो विथ इन्वेस्टमेंट, डोंट गो विथ ट्रेडिंग। सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या पूछना है, डू आई हैव इनफ मनी टू इन्वेस्ट। डू आई हैव इनफ मनी टू इन्वेस्ट। अब लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ही नहीं रहता और वो बोलते हैं, पूछते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट के लिए जाऊँ क्या। अब आप ही बताओ मुझे कि 50,000 अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए है, 50,000 आपके पास है पैसा, तो उसमें आप पूछ रहे हो कि मुझे कि आप 50,000 लेकर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ क्या मैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 50,000 में भी। बट आप ही सोचो कि जो इन्वेस्टर रहता है उसको टाइम फ्रेम, जैसे मैंने कहा पहले वीडियोस में भी मेरे, कि अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको कम से कम 2 या 3 साल या 5 साल मिनिमम रखना है वो स्टॉक, तो आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे अच्छे से और आपको रिटर्न जो है वो, आपका जो प्रॉफिट है वो डबल ट्रिपल होने का चांसेस है। ओके, तो आप ही बताओ मुझे अभी कि 50,000 अगर आप लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 50,000 का 2 साल में या 4 साल में कितना हो सकता है मैक्सिमम। सो 50,000 का मैक्सिमम कितना होगा, 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो नहीं होगा, राइट। तो आप इस ये जो क्वेश्चन है इसके साथ इन्फ्लेशन का रेट भी देखो। तो आप ही सोचो अगर आपने आज 50,000 डाल दिया इन्वेस्टमेंट के लिए तो 50,000 का कितना होगा, मैक्सिमम पकड़ते हैं 2 लाख होगा, बराबर। तो 2 लाख का वैल्यू या 1,50,000 का वैल्यू 5 साल के बाद या 4 साल के बाद कितना होगा सर, आप ही बताओ मुझे। जैसे आज हम बोलते हैं कि इन्फ्लेशन रेट इज समवेयर अराउंड 7 to 8%। ओके, सो आज ये आप देखोगे कि 100 रुपए का वैल्यू क्या है। 1 रुपया तो छोड़ ही दो, 100 रुपए का वैल्यू क्या है आप देख पाओगे। 1,000 रुपए का भी वैल्यू इतना कुछ रहा नहीं आज के दिन में। आप एक एक बार या 2 बार डिनर के लिए जाओगे या लंच के लिए जाओगे, आपका 1,000 रुपए तो ऐसे ही उड़ जाएगा। अगर आप फैमिली के साथ जाओगे तो 2,000 3,000 भी कम पड़ता है, बराबर। तो आप ही सोचो अभी कि आज जैसे 1,000 या 2,000 का वैल्यू इतना है नहीं, तो 4 साल के बाद वो आपको जो इन्वेस्टमेंट किया है 50,000, उसका आपको सपोज 1,50,000 में रिटर्न में भी मिल रहा है या 1 लाख रिटर्न में भी मिल रहा है, तो वो 1 लाख का इतना वैल्यू रहेगा क्या, डेफिनेटली नहीं रहेगा, राइट।
बिकॉज आज के दिन में ही इतना 1 लाख का वैल्यू नहीं है, तो आगे जाके 4 साल में 1 लाख या 2 लाख का क्या वैल्यू रहेगा, बराबर। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उनके पास अगर इनफ पैसा है, इनफ मनी है इन्वेस्ट करने के लिए, तो ही आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाना। अगर उनका उतना नहीं है आपके पास, तो आप ट्रेडिंग के लिए ही सूट कर रहे हो। अभी इनफ मनी मतलब कितना, सो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 5 लाख 10 लाख एटलीस्ट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ही आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाना। बट अगर आपके पास बिलो 5 लाख रहेगा, तो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए मत जाना, यू कैन गो विथ ट्रेडिंग ओनली। बिकॉज ट्रेडिंग में होता क्या है, आपका जो प्रॉफिट निकल के आता है उसका आप कंपाउंड कर सकते हो। ओके, उसका कंपाउंडिंग करके आप आगे जाके अपना जो इन्वेस्टमेंट है या जो आपका प्रॉफिट है वो ग्रो कर सकते हो। बिकॉज इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, सपोज आपने 50,000 इन्वेस्ट करके रख दिया, तो वो 50,000 आपका 3 साल 5 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा, उसमें आप कुछ भी कर नहीं सकते। ओके, बट अगर आप वही 50,000 लेकर आप ट्रेडिंग करते हो, तो 50,000 का आपने 500 या 1000 प्रॉफिट भी निकालते गए आप डेली का, तो वो अप्रिशिएट होके आपका कमिंग ईयर्स में या कमिंग मंथ्स में 50,000 का आराम से आपको और 50,000 रिटर्न दे सकता है। ओके, बिकॉज आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, सपोज आपने 50,000 इन्वेस्ट किया अभी के लिए, उस पर आपको से फॉर एग्जांपल 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो वही 5,000 आप फिर से री इन्वेस्ट करो मार्केट में, तो आपका अभी कैपिटल नेक्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने के लिए कितना हो गया, तो 55,000 से आप फिर से ट्रेडिंग कर पाओगे नेक्स्ट टाइम जब भी आप कर रहे हो। तो से फॉर एग्जांपल 50,000 जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे थे या ट्रेडिंग कर रहे थे उससे, तो 50,000 जब भी आप ट्रेड कर रहे थे तभी आपका फॉर एग्जांपल 10 क्वांटिटी आ रहा था एक पर्टिकुलर स्टॉक का। बट जब भी आप 55,000 इन्वेस्ट कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो, तो आपका 10 क्वांटिटी के बदले आपका मे बी 12 क्वांटिटी बाय हो पाएगा, तो आपका 2 क्वांटिटी और बढ़ा। तो अगर आपका 2 क्वांटिटी और बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉफिट भी उतना ज्यादा होगा। ओके, तो इसको बोलते हैं कैपिटल अप्रिशिएट करना। ओके, और आप हमेशा प्रॉफिट बुक करते जा रहे हो, तो आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो कि मेरा फर्स्ट केस में 50,000 था, उस पर मुझे 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो मैं 5,000 भी प्रॉफिट रिलीज कर रहा हूँ, और मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 50,000 का, वो भी उससे रिलीज कर रहा हूँ, तो मेरा ब्लॉक किधर भी नहीं है पैसा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप ध्यान में रखना हमेशा। ओके, तो आपको लोग बोलते हैं सिर्फ कि इन्वेस्टमेंट करो सर, इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट से पैसा डबल होता है, 10 साल में आपका पैसा, आप करोड़पति बन पाओगे, अगर आप 1 लाख अभी डालते हो तो 10 साल में करोड़पति हो पाओगे, या 5 साल में करोड़पति हो पाओगे। वो सब पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है, और होता भी है। ऐसा मैं नहीं कर रहा कि नहीं रहता, बट आपको उतना इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करना पड़ेगा। आप छोटे से इन्वेस्टमेंट में बड़ा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। ओके, बिकॉज जैसे जैसे अपना ईयर्स आगे जाते जा रहा है, इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ते जा रहा है उतना। ओके, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखना। तो आपका कैपिटल अप्रिशिएट नहीं हो रहा है, आपका कैपिटल डिप्रिशिएट होने का ज्यादा चांसेस है उसमें। तो अगर आप बड़े अमाउंट से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका डेफिनेटली कैपिटल अप्रिशिएट होने का चांसेस है। बट अगर आप छोटे अमाउंट से करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट, तो आपका जो रिटर्न मिलेगा आपको 3-4 साल में, वो उतना कुछ खास नहीं रहेगा, उसका वैल्यू उतना नहीं रहेगा 3 या 5 साल के बाद। ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट सवाल आपको क्या पूछना है, इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत। कैन आई टेक रिस्क इन मार्केट इफ आई बिकम अ ट्रेडर? कैन आई टेक रिस्क इन द मार्केट इफ आई बिकम अ ट्रेडर? अब अगर आपको ट्रेडर बनना है, तो डेफिनेटली आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि ट्रेडर को हमेशा प्रॉफिट होगा क्या, तो डेफिनेटली नहीं होगा, कभी कभी आपको लॉस भी बेयर करने पड़ेंगे। बट आपको ध्यान क्या रखना है उसमें, कि मैं लॉस को मिनिमाइज कैसे करूं, कितना कम कर सकता हूं मैं लॉस को, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। क्योंकि बहुत से लोगों का या ट्रेडर्स का वही प्रॉब्लम होता है कि वो प्रॉफिट तो कर लेते हैं, बट लॉस जब भी करते हैं तभी बड़ा कर लेते हैं लॉस, तो वो जो आपने प्रॉफिट कमाया है वो भी खत्म हो जाता है उसमें। एक बड़ा लॉस अगर आप लेते हो, तो आपका 5 दिन का प्रॉफिट भी खा सकता है एक बड़ा लॉस। इसलिए आपको विथ स्टॉप लॉस विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से ही उतरना है हमेशा मार्केट में। वो आप अच्छे से कर पा रहे हो, तो ही आप ट्रेडर बनो, तो ही आप ट्रेडर की कैटेगरी में फिट बैठते हो। और अगर आप रिस्क ले पा रहे हो, जो भी रिस्क है 10-12 पॉइंट का या 15 पॉइंट का, आप रिस्क ले पा रहे हो विद प्रॉपर पेशेंस विद प्रॉपर स्टडी के साथ कर रहे हो काम, तो आप डेफिनेटली ट्रेडर की कैटेगरी में फिट हो। वो आप नहीं कर पा रहे हो, उतना टाइम नहीं दे सकते कंटिन्यूसली मार्केट को वॉच करने के लिए, तो आप डेफिनेटली एज एन इन्वेस्टर सुटेबल हो। ठीक है, उसके बाद उससे ही एक रिलेटेड क्वेश्चन है, डू आई हैव इनफ पेशेंस
to wait for my target और for long term as well। ये दोनों के लिए सवाल है। सो पेशेंस तो आपको मार्केट में आ रहे हो तो डेफिनेटली पेशेंस तो होना ही चाहिए। जो इम्पेशेंट है उनके लिए पहली बात मार्केट है ही नहीं, बिकॉज अगर आप, मैंने ये दोनों लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए भी कंबाइन किया है, जो इन्वेस्टर है और ट्रेडर दोनों के लिए कंबाइन करके क्वेश्चन डाल दिया है। सो इसको समझना अच्छे से। डू आई हैव इनफ पेशेंस टू वेट फॉर माई टारगेट। सो ये जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, ट्रेडर के लिए है कि अगर मैं एक ट्रेड में एंट्री ले रहा हूं तो मेरा क्लियरिटी के साथ अगर मैं नहीं उतर रहा हूं, अगर मैं एंट्री ले रहा हूं एक स्टॉक में तो मुझे अगर क्लियरिटी नहीं है उसमें तो मैं पहली बात उतरूंगा नहीं उसमें। ये फर्स्ट रूल है ट्रेडर का। ओके, तो इसलिए मैंने कहा आपको कि ये जो लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन का जो टूल है उसको ज्यादा से ज्यादा हर ट्रेड में इस्तेमाल करना ही है आपको। उससे मुझे क्या पता चल रहा है, मेरा टारगेट सेट हो रहा है पहले से ही, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो सेट हो रहा है पहले से, लॉक हो रहा है मेरा, राइट। मेरा टारगेट और जो स्टॉप लॉस है वो लॉक हो रहा है। तो उसके हिसाब से आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ खेलते हो तो ही आपको प्रॉपर ट्रेडिंग में बेनिफिट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। ओके, तो इसलिए मैंने क्यों कहा कि आपके पास पेशेंस होना बहुत जरूरी है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि इम्पेशेंट होने की वजह से एक ट्रेडर तुरंत निकल जाता है विदाउट टेकिंग आइदर स्टॉप लॉस और विदाउट बुकिंग हिज टारगेट। तो कभी कभी क्या होता है, से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इधर ही दिखा देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ कि से सपोज मैंने इधर एंट्री ले ली है ये पॉइंट पे। ओके, ये मेरा है एंट्री पॉइंट। अब मैं टारगेट के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इधर तक कर रहा हूँ, ये मेरा है टारगेट। तो मैं इसको लिख देता हूँ टी। अब क्या होता है, कभी कभी इधर एंट्री तो मुझे मिल गई, अब स्टॉक इधर तक जाता है, फिर ऐसा थोड़ा टाइम पास कर रहा है, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऐसा ऊपर जा रहा है थोड़ा, फिर थोड़ा टाइम पास कर लिया, फिर ऊपर जाएगा। ओके, और मुझे ये दिन पे टारगेट दे देगा। बट अभी जो इतना टाइम के लिए इसने टाइम पास किया, इधर इधर फिर से टाइम पास किया, तो ये आपका इधर क्या कर रहा है, पेशेंस टेस्ट कर रहा है कि आप कितने पेशेंट हो। अभी जो इम्पेशेंट आदमी है वो क्या करेगा, ये देखकर इरिटेट हो जाएगा या बोर हो जाएगा और इधर निकल जाएगा मिडल में ही। तो इधर क्या हुआ ना, उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ ना उसका टारगेट हुआ। वो क्या सोचेगा कि मुझे इतना मिला ना, इधर से इतना मिल गया तो मैं निकल जाता हूँ, इधर टाइम पास हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। बट जैसे ही वो निकल जाएगा इधर, उसके बाद ये स्टॉक शूट होगा और उसका टारगेट दे देगा। तो कभी कभी उसको ये जोन, इम्पेशेंट वाला जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और पेशेंस के जोन में आना पड़ेगा। तो कभी कभी उसको उसका पेशेंस डेफिनेटली टेस्ट होगा। तो अगर ये आप अच्छे से कर सकते हो तो आप ट्रेडर के लायक हो। अगर आप नहीं कर सकते ये, तो आप इतना देखना नहीं है आपको मार्केट, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए जाना। ओके, सेम लॉन्ग टर्म के लिए भी वही सवाल है कि पेशेंस है क्या मेरे पास। अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा हूँ एज एन इन्वेस्टर, मैं लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा हूँ तो मेरे पास पेशेंस है क्या 2 साल या 5 साल रुकने के लिए वही स्टॉक में। वो है तो डेफिनेटली आप एज एन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल हो। फाइन, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये और एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि डू आई हैव, डू आई रिक्वायर मनी नाउ और लेटर। अब लोगों को यही नहीं पता कि मुझे पैसा मैं अगर डाल रहा हूँ ये स्टॉक में तो उसका रिक्वायरमेंट मुझे कब है, प्रॉफिट कभी चाहिए, अभी चाहिए इमीडिएटली, 10 दिन में चाहिए इमीडिएटली, या 2 साल अगर मैं होल्ड करता हूँ उसको तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ओके, तो ऐसा भी रहता है लोगों के साथ कि मुझे जरूरत है 2 साल के बाद पैसे की, बट उनको प्रॉफिट बुक करना है अभी तुरंत 10 दिन में। ओके, तो उसमें भी एक कंफ्यूजन रहता है कि उनको पता ही नहीं कि मुझे पैसा अभी चाहिए, इमीडिएट उसकी जरूरत है, या लेटर पार्ट में अगर मैं होल्ड करता हूँ वो स्टॉक अगर अच्छा मुझे दिख रहा है, उसका एनालिसिस करके अच्छा खासा दिख रहा है उसका, ये इतना तक जा सकता है पहले ही मुझे अगर अंदाजा है उसका, तो मैं उसमें प्रॉफिट क्यों बुक करूँ जल्दी। अगर मुझे पैसे की जरूरत नहीं है अभी तो मैं उसमें प्रॉफिट क्यों करूँ बुक जल्दी, मैं उसको होल्ड करूंगा, क्या होगा उसमें मेरा और 6 मंथ चला जाएगा। बट अगर वो 6 मंथ्स में आपको अच्छा खासा 50% और इंक्रीज करके रिटर्न मिला, तो कुछ गंदा हुआ क्या आपके साथ, कुछ बुरा हुआ, डेफिनेटली नहीं हुआ, बराबर। तो आपको क्लियर होना चाहिए पहले से, पहले आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या ट्रेडिंग करना चाहते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहते हो तो मुझे पैसा कभी चाहिए उसमें से, ये आप सोचो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि मैं इन्वेस्टर के लिए सूटेबल हूँ या ट्रेडर के लिए।
अगर मुझे इमीडिएट पैसा चाहिए तो आप ट्रेडर के लिए जाना, अगर मुझे ज़्यादा इमीडिएटली पैसा नहीं चाहिए, अभी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है उसका, तो मैं इन्वेस्टर के रोल के लिए जा सकता हूँ। ओके, तो ये सारे सवाल आपको पहले पूछने हैं खुद से। खुद से पूछोगे ये सवाल तो डेफिनेटली इसके आंसर्स आपको मिलेंगे, और फिर आप खुद ही एनालाइज कर पाओगे खुद को कि मैं ट्रेडर के रोल के लिए सूटेबल हूँ या इन्वेस्टर के रोल के लिए सूटेबल हूँ। ओके, तो ये सारों का एक कंक्लूजन निकल के क्या आता है, आप देख सकते हो। तो मेरे को क्या पूछना है खुद को, तो ये सारी चीजें पूछनी है: टाइम, मनी, रिस्क एंड पेशेंस। ओके, ये सबका कंक्लूजन निकल के क्या आ रहा है, तो यही आ रहा है। क्या मेरे पास टाइम है मार्केट को देने को? अगर है टाइम तो मैं एज अ ट्रेडर जा सकता हूँ, अगर नहीं है टाइम सो आई शुड थिंक ऑफ एन इन्वेस्टर। मेरे पास पैसा है ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए तो मैं इन्वेस्टर के रोल के लिए सुटेबल हूँ, अगर नहीं है मेरे पास पैसा, आई एम थिंकिंग ऑफ इंक्रीजिंग कैपिटल, कैपिटल अप्रिशिएट करना चाहता हूँ मैं, उसका कंपाउंडिंग करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए ट्रेडर का रोल ही सुटेबल है। रिस्क रिस्क अगर मैं अच्छा खासा ले सकता हूँ तो ही मैं ट्रेडर के लिए जाऊंगा। मैं डरता हूँ मार्केट से, मुझे अच्छा खासा नॉलेज नहीं है और मैं उतर रहा हूँ, मुझे रिस्क लेना नहीं है उतना, मैं इतना नहीं रिस्क लेना चाहता मार्केट में, विदाउट टेंशन काम करना चाहता हूँ और बाकी का एज अ पार्ट टाइम देख रहा हूँ मार्केट को, तो यू कैन गो विद अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और पेशेंस, जैसे मैंने कहा, पेशेंस इज अ ड्यूअल गेम, ये दोनों के लिए लगता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भी लगता है और शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए भी लगता है, बिकॉज पेशेंस तो दोनों जगह चाहिए। आप इम्पेशेंट हो तो आप मार्केट के लिए ही सुटेबल नहीं हो, तो आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों के लिए भी नहीं रह सकते। ओके, तो ये आप सारे सवाल आप खुद से पूछोगे तो आपको खुद को ही आंसर मिलेगा कि मैं इन्वेस्टर रोल के लिए जाऊं या ट्रेडर के लिए जाऊं। ओके, और ये जरूर पूछना खुद से, तो ही आपको समझेगा कि मैं कौन से साइड में सुटेबल हूँ। अगर आप ये नहीं आंसर पूछोगे या क्वेश्चन खुद से नहीं पूछोगे और आपको आंसर नहीं मिल रहा है खुद से, तो आपका माइंड अभी भी कंफ्यूज है, ये आप समझ लेना। ओके, सो मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। सो आपने ये चारों क्वेश्चंस हो गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अभी नेक्स्ट सेशन में वील टेक दीज टू क्वेश्चंस। ओके, सो अभी आप देख पा रहे हो मार्केट ऑलमोस्ट 327 हो गया है, लास्ट 3 मिनट बचा है मार्केट के क्लोजिंग के लिए। अभी कुछ स्टॉक्स भी देख लेते हैं। अभी ये जो मैं देख रहा हूँ इधर पीवीआर का देख रहा हूँ डेली पे, अभी आपके सामने मैंने एनालिसिस करके रखा है। एक ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क किया अभी इमीडिएटली, तो आज ही इसका एक्चुअली ब्रेकआउट था अच्छा खासा, तो मैं अभी भी इसको बाय करके होल्ड करके रख सकता हूँ फॉर अ स्विंग ट्रेडिंग। अगर मैं ये लेवल पे बाय भी करता हूँ 1943 के आसपास, तो मेरा इमीडिएट टारगेट क्या रहेगा, तो ये रहेगा, बिकॉज इसने अच्छा खासा करेक्शन देके अभी ये फिर से रिवर्स हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट टारगेट तो मेरा ये रहना चाहिए 2000 का लेवल्स, और फिर वो अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद मेरा 2200 का भी लेवल आ सकता है इजीली इन द कमिंग सेशंस। सो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए मुझे अच्छा दिख रहा है आज के लिए, तो मैं इसको अभी भी होल्ड कर सकता हूँ। ओके, एक बार इसका भी देख लेते हैं यूएसडी क्या चल रहा है। सो यूएसडी का जैसे हमने पहले भी एनालिसिस करके रखा है, ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल है, ये मेरा सपोर्ट लेवल है, और ये जो ट्रेंड लाइन है इसका इसने ब्रेक डाउन दिया था कुछ दिन पहले ही, तो हमने इधर डिस्कस भी किया था कि ये मेरा इधर इंट्राडे के लिए शॉर्ट सेल का भी ट्रेड था। बट उसके बाद ये फिर से एक अपसाइड मूवमेंट की कोशिश कर रहा है, बट जब तक ये इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाता या इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक ये ऊपर जाने से इसका रैली नहीं होगा, ये ऊपर इजीली नहीं जा पाएगा, बिकॉज ये जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही क्लोजिंग दे रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, अभी भी ये ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। तो इसलिए आप देख पा रहे हो ये तीनों दिन उसके बाद ये कंटिन्यूअसली नीचे ही आया है। अभी भी इसके ऊपर इसने एक भी दिन, तीनों के दिन भले ये कैंडल ग्रीन बने हैं तीनों, बट ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहे, इसलिए आई एम नॉट दैट श्योर कि ये ऊपर जाएगा क्या। और बट अगर ये क्लोजिंग इसके ऊपर दे देता है तो इमीडिएटली आई कैन थिंक ऑफ दिस टारगेट, दैट इज 80 लेवल्स। अभी 79.82 चल रहा है। सो अभी के लिए बाइंग का तो कुछ है नहीं इसमें डॉलर का, बिकॉज जब तक ये इसके ऊपर नहीं दे देता तब तक मैं बाई के लिए नहीं सोच सकता। सो आई जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दिस। बट ये दिन क्या अच्छा खासा बाइंग था, इधर तक आया था ये स्टॉक,
तो इधर से अगर आप बाय करते तो डेफिनेटली आपका टारगेट इधर तक हो सकता था, ये ट्रेंड लाइन का। ओके, सो लेट्स वाइंड अप फॉर टुडे। ऑलरेडी 3:33 हो गया है, सो लेट्स वाइंड अप फॉर टुडे। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा खासा इंफॉर्मेशन मुझे मिल रहा है, सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, hit that like button and share with your friends. Thank you.